वेलकम एवरीवन टू NTA नीट टेस्ट 48 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं। 6 जुलाई का टेस्ट है, आज ही आया है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ Mg दैट कंबाइंस विथ 1.5 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है हमें, तो सबसे पहली कंडीशन है कि हमें यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, या तो फिर एलिमेंटल फॉर्म में आप काम कर सकते हैं। बेटर है कि हम रिएक्शन लिख लें। मैग्नीशियम और O2 है और फॉर्म कर रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस हो गई अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 1.5 मोल O2 फॉर्म हो रहा है, तो कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ फॉर्म होगा ये फाइंड करना है। तो हम मोल्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन हाफ। दिस इम्प्लाइज, तो मोल्स ऑफ O2 तो हमें गिवन है 1.5 मोल्स, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ O2, दैट इज़ 1.5 मोल। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ गया यहाँ से 3, एंड देयरफॉर मास ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम पर मोल। दिस इज 24 इंटू 2 इंटू 1.5 मोल, तो ये वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी 72 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट काम हो जाएगा अगर हमें लिखना नहीं है रिएक्शन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द राइट ऑर्डर फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल इन वाटर। तो सोल्यूबिलिटी ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, मतलब सिंपल वर्ड्स में सिंपल एक ही फैक्टर पर डिपेंडेंसी इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल होता है। सोल्यूबिलिटी एक्चुअली लैटिस एनर्जी और लैटिस एनर्जी के साथ साथ हाइड्रेशन इंथैल्पी, इन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। तो दोनों के फैक्टर्स को देखना पड़ेगा हमें। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन जो गिवन है वो भी बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है। जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एज द सल्फेट इज सो बिग दैट स्मॉल इंक्रीज इन साइज ऑफ द cations फ्रॉम Be टू बेरिलियम टू बेरियम डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो SO4 2- का एक्चुअली साइज़ बहुत बड़ा है। सल्फेट आयन खुद सल्फर का ही साइज़ बड़ा है, और साथ ही 4 ऑक्सीजन इसको फर्दर सराउंड किए हुए हैं। तो सामने जो कटायन का इंक्रीमेंट हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। स्मॉल increase in the size of the cations from beryllium to barium does not make any difference. However, the hydration energy decreases from Be2 plus to Ba2 plus. Be2 plus क्योंकि बहुत ही छोटा आयन है, तो Be2 plus के अंदर जो H2O सराउंड कर रहे होंगे इसको, वो H2O का अमाउंट या H2O ज़्यादा सराउंड कर रहे होंगे, ऐसा समझो कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और अगर Be2 प्लस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो फिर सोल्यूबिलिटी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, मतलब ज़्यादा सोल्यूबल होगा BeSO4 दैन BaSO4 बेरियम सल्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है थर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n = 3 to n = 2 इन हाइड्रोजन एटम। देखो बहुत ही बेटर रहता है अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जीज याद रखते हैं। अगर हमें ये पता रहता है कि n = 1 की क्या एनर्जी है, n = 2 की क्या एनर्जी है, n = 3 की क्या एनर्जी है, गैप्स ऑब्वियसली कम हो रहा है, तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ये सब एनर्जी याद है तो बेटर है। n = 1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, n = 2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड देन 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे सिर्फ 3 to 2 के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो 3 to 2 के बीच में यहाँ पे लगभग 1.92 का डिफरेंस दिख रहा है हमें ऑलमोस्ट, तो 1.9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज विथ राइज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा अगर अक्रॉस अ पीरियड, तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव यहाँ पे थोड़ा ऐसा वर्ड है जो कि हमें मतलब ये बता रहा है कि इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए, या प्रॉपर जो डिफरेंस है जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो फिर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं साइज़ ऑफ एटम, तो साइज़ ऑफ एटम बढ़ता तो नहीं है, साइज़ ऑफ एटम इनफैक्ट कम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटर कैंडिडेट है। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता है, लेकिन डिफरेंसेस हैं, मतलब प्रोग्रेसिव इंक्रीज तो नहीं होता है। जैसे बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन आ जाता है, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ जाता है।
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइयर हो, बट नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइयर हो जाती है। तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे प्रोग्रेसिव इंक्रीज तो नहीं होती है। अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो प्रॉब्लम है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऐसे हम स्केल में याद भी रखते हैं कि फ्लोरीन का जब हम 4.0 लेते हैं तो ऑक्सीजन का 3.5 आता है, नाइट्रोजन का 3.0 आता है। ऐसा 0.5 का डिफरेंस आता जाता है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये याद रखने का बेटर वे भी हो सकता है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शोज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के लिए तो डी ऑर्बिटल होना चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया। अब बोरोन है और ऑक्सीजन है, तो ना बोरोन में डी ऑर्बिटल है। टू सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, एक ही कैंडिडेट है अपने पास SO3, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। बाकी आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो सल्फ़र में अब जो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सल्फ़र जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड पी पाई और डी पाई बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और फोर्थ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सेवेंथ, विच इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सोल्यूशन? तो मोल्स पर बाई वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऑब्वियसली डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन 8, व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो HNO2 और HNO3 दोनों फॉर्म होता है। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों फॉर्म होता है। डिजॉल्व टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। HNO2 इनफैक्ट थोड़ा कम स्टेबल होता है, अगर हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे। कोल्ड सिचुएशन में HNO2 स्टेबल है, नाइट्रस एसिड स्टेबल है, बट अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं धीरे धीरे NO में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बट इस अभी गिवन कंडीशन के लिए तो आफ्टर डिजॉल्विंग ही पूछ रहा है, तो HNO2 एंड HNO3 इज द आंसर। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, N+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस फॉर सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कोट करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर जो है सीजियम क्लोराइड का वो ऐसा है। सीजियम बड़ा एटम रहता है और बीच में रहता है यहाँ पर। तो अगर हमें बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है, BCC अरेंजमेंट है, अगर हमें दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस चाहिए, या दो आयंस के बीच में डिस्टेंस चाहिए अगर हमें, तो एक तो ये डिस्टेंस है जो कि दो आयन के बीच में A डिस्टेंस पे है। दूसरा जो डिस्टेंस है ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जा रहा है, जो कि √3a होगा बॉडी डायगोनल। तो दो आयन के बीच में √3a/2 का डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे कि दोनों आयन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये √3a/2 स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी, एंड देयरफॉर √3a/2 विल बी द आंसर। विच हैलाइड ऑफ मैग्नीशियम हैज़ द हाइएस्ट आयनिक कैरेक्टर? आयनिक कैरेक्टर जज करना है तो हम यहाँ पे तो हमें फिर फजान रूल से ही जाना पड़ेगा। तो फजान रूल क्या बोलते हैं? फजान रूल में मैग्नीशियम तो हमने फिक्स कर ही दिया है Mg2+। अब जितना बड़ा आयन होगा तो ये ज़्यादा पुल करेगा, और अगर ज़्यादा पुल करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आयन बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर अनायन छोटा है तो फिर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एंड देयरफॉर फ्लोराइड यहाँ पे सबसे छोटा आयन है, तो फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच इज़ करेक्ट फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो गलत स्टेटमेंट। VRMS जो होता है वो √3RT/m होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलना तो गलत है। प्रेशर exerted by the gas is proportional to the root mean square velocity of molecules। प्रेशर जो है वो 1/3
VRMS का स्क्वायर। तो ये अगर हम बोल दें कि VRMS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जस्टिफाइड बेटर नहीं है, हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सही स्टेटमेंट है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 3/2 RT होती है। तो 3/2 RT है अगर, तो फिर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सही आंसर होना चाहिए। डी देखें अगर हम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, अगेन प्रेशर तो VRMS के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मीन वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये डाउटफुल है। सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इफ़ फॉर अ रेडियो आइसोटोप एट द एंड ऑफ 4.2 days n is equal to 0.798 n naught, what will be the half life period of its nucleus। तो हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, रेडियो एक्टिव डीकेज फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ln n0/nt या n दिस इज इक्वल टू kT। इसको यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो n0/n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसको 2.303 log n0/n जो है वो हो जाएगा 1/0.798 अप्रॉक्सीमेटली 0.8 लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू k की वैल्यू को अगेन ln2/t½ कर देते हैं, क्योंकि हमसे व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इट्स न्यूक्लियस, हाफ लाइफ पूछा गया। और ln2 को भी लॉग में कन्वर्ट कर दो, 2.3 है तो इसको भी 2.3 में लिख देते हैं, 2.3 log 10/8। दिस इज इक्वल टू ln2 इज 2.3 log 2/t½ इंटू टी। तो 2.3 का फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, log 10/8, तो log 10 1 माइनस log 8 इज 0.9। दिस इज इक्वल टू log 2 इज 0.3/t½ टाइम्स टी, तो ये आ रहा है यहाँ से 0.1, या t½ को सॉल्व कर लो, t½ इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स टी गिवन है हमें 4.2/0.1, दिस इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.26/0.1, दिस इज इक्वल टू 12.6। तो 12.83 के अराउंड आंसर है। अब एग्जैक्टली लेंगे सारी वैल्यूज़ तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। Cl2O7 शुड बी मोर एसिडिक देन SO3 देन P4O10। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ SO3 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन गिवन है हमें, और डेल्टा H जो है, डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है ये। तो इसको चाहो तो आप ऐसा +Q भी लिख सकते हो प्रोडक्ट की साइड में। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, हमें पूछा जा रहा था फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज़ फेवर्ड बाई। तो SO3 का फॉर्मेशन कैसे फेवर होगा? अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ाने से ओवरऑल प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर बढ़ाना, तो रिएक्शन फिर जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उधर मूव करेगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो Q बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेस हमने प्रोडक्ट में लगा दिया है, तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल ली शैटलर्स प्रिंसिपल से सारी कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं हम। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, स्ट्रेस रिएक्टेंट से हटाया तो रिएक्टेंट की तरफ, मतलब O2 को रिमूव किया है तो रिएक्शन चाहेगा ज़्यादा O2 प्रोड्यूस करना, तो फिर से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो एक तरह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, या इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ा देंगे अगर हम, तो रिएक्शन चाहेगा प्रेशर कम करना, तो जिधर कम मोल्स होंगे SO3 की तरफ कम मोल्स हैं, ओवरऑल 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट में, और 2 मोल्स है प्रोडक्ट में और 3 मोल्स हैं रिएक्टेंट में, तो रिएक्शन SO3 की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 15th में देखते हैं, इन द गिवन रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट अल्कोहल्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर HX के साथ तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। FeSO4 आइसोमॉर्फिज्म, ये सब आपको याद रखना चाहिए। कंसिडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br
NaCN, और ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, कैसे रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, 1 डिग्री हैलाइड पे रिएक्शन हो रही है CN माइनस की, और SN2 रिएक्शन बेटर किस पे होगा, SN2 रिएक्शन बेटर होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, DMF इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो इसमें बेटर होगा। बाकी इथेनॉल पोलर प्रोटिक है, मिथेनॉल पोलर प्रोटिक है, वाटर प्रोटिक है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। विच कंपाउंड गिवन इज नॉट अ लिविस एसिड, तो लिविस एसिड क्या होता है, ऐसा लिविस एसिड ऐसे स्पीसीज़ को बोलते हैं जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। BF3 के पास BF3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक अनपेयर्ड एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। सिमिलरली FeCl3 भी एक्सेप्ट कर सकता है, AlCl3 भी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। NH3 के पास ऑलरेडी लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, तो दिस इज़ नॉट अ लिविस एसिड, बेटर कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट, आपको याद रहना चाहिए, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल है आंसर इसका। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट होगा जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे, NaOH और HCl का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम होगी। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। अब K इक्वल टू AE⁻⁻E आर्हेनियस इक्वेशन से जज कर सकते हो, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। तो ये ग्राफ अब बनाएं तो उससे भी देख सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो EA/RT डिक्रीज़ होगा, और ये डिक्रीज़ होगा तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। विच रिएजेंट गिव्स पिंक कलर विथ एल्डिहाइड, पिंक कलर विथ एल्डिहाइड अगर हम देखें, टोलेंस तो सिल्वर कलर देता है, शिफ्स रिएजेंट जो है वो पिंक कलर देता है, पहले कलरलेस करते हैं SO2 के साथ और फिर एल्डिहाइड के साथ वो पिंक कलर देता है। फेलिंग सोल्यूशन डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट या रेड प्रेसिपिटेट ऐसा बोलते हैं, डार्क ब्राउन रेड। बेनेडिक्ट सोल्यूशन येलो कलर का होता है जो कि ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि पिंक में। 23 है, डेनियल सेल जिंक और कॉपर को हम डेनियल सेल बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, खास करके डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल्स में, कि अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायंस मूव टुवर्ड कैथोड। तो जिंक जो रहता है वो एनोड रहता है और कॉपर का कैथोड रहता है, तो कैटायंस मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following compound has iodine in its highest oxidation state? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए, इसमें K+1 है, -1 है। सिमिलरली इन सब में भी आइडेंटिफाई K+1 होगा तो I3 में -1 आ जाएगा, और I3 में -1 आएगा तो एक आयोडीन में इसमें -1/3 आ जाएगा। IF5 तो फ्लोरीन में -1 आएगा तो आयोडीन में +5 आ जाएगा। KiO4 तो K+ है, IO4- है, देन आयोडीन में +7 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x - 8 इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू +7, तो KiO4 विल बी द करेक्ट आंसर। 25 में देखा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन अलॉन्ग विथ। एनिलीन के नाइट्रेशन में ये प्रॉब्लम आपने पढ़ी भी होगी कि नाइट्रेशन जब हम एनिलीन का करते हैं तो प्रॉब्लम ये रहती है कि नाइट्रोजन जो है वो बेसिक है काफ़ी, और ये H+ एब्स्ट्रैक्ट करके और एनिलीनियम आयन बना लेता है, NH3+ आयन बना लेता है। अब ये NH3+ आयन जो है, पहले तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, बट अब ये ओवरऑल किल विड्रॉ कर रहा है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हो जाता है। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। Which of the given species cannot be used in Friedel-Crafts reaction? Again Friedel-Crafts reaction में क्या होती है, जैसे अगर आप Cl लगाना चाहते हो बेंजीन पे तो Cl2 और AlCl3 यूज़ करते हैं,
तो Cl और Cl जो है ये AlCl3 के साथ पहले अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो AlCl3 जो है ये यहाँ पे लिविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमें लिविस एसिड चाहिए। AlCl3 विल वर्क, लिविस एसिड FeCl3 है तो ये भी काम करेगा, FeBr2 भी काम करेगा। NaCl इज़ नॉट लिविस एसिड, Cl माइनस इज़ नॉट लिविस एसिड, तो ये काम नहीं करेगा, नॉट ए गुड कैंडिडेट। 27 when small amount of SbCl5 is added to a solution of D2-chloro-2-phenyl ethane, इथेन है, 2-क्लोरो है और 2-फिनाइल भी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बट SbCl5 इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब हम SbCl5 को ऐड करते हैं तो बहुत स्ट्रांगली Cl को निकाल सकता है और ये कटायन बना देगा, फोर्सफुली कटायन बना देगा, ऐसा समझो। SbCl6 माइनस बन जाता है इसमें, तो रिएक्शन SN1 पाथवे से ही जाएगी या कार्बोकटायन पाथवे से जाएगी, यून SN1 जैसा भी है, तो कार्बोकटायन बनेगा। रेसिमाइजेस आपको ऑप्शन भी गिवन है, तो रेसिमाइजेशन जो है वो SN2 में तो नहीं होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, तो ये भी आपको हिंट गिवन है एक तरह से। इफ NX इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, NY इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो बॉन्ड को बनाते एक तरह से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में तो इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये इसका मतलब होगा कि ये एक बॉन्ड है, दैट मे बी ए पाई बॉन्ड, दैट मे बी ए सिग्मा बॉन्ड। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आ गए तो वो फिर एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1 बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे। तो आप ऐसा समझो कि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो फिर ओवरऑल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, मतलब हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ज़्यादा चाहिए, NX शुड बी ग्रेटर दैन NY। 29 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पे CONH3 है। अब NH3 को आप किधर भी लगा सकते हो, पहले हम NH3 ऐसा यूज़ कर लेते हैं। NH3 फेशियल और मेरिडियोनल 2 तरह से लगा सकते हो इसमें, Cl और Cl, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी हमें, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो नहीं शो करेगा। फिर और दूसरा वे है कि हम NH3 के दोनों फेस पे रख दें। अब ये तो मेरिडियोनल था, अगर हम NH3 को यहाँ पे रख दें और यहाँ पे रख दें और एक यहाँ पे रख दें फेस के लिए, मतलब इस NH3 से दोनों NH3 दिख रहे होंगे, Cl और Cl। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसमें हमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस बार ये तो डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हाँ, एक हमें दिख रहा है कि अगर हम इस प्लेन के अबाउट NH3 मतलब NH3 और CO और Cl इस मिडिल प्लेन को क्रॉस करते हुए अगर आप सोचो तो ये Cl बाहर है, एक Cl अंदर है, इधर NH3 बाहर है और उधर NH3 अंदर है, तो ये फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, देख सकते हो आप एक बार। तो इसके अबाउट आप प्लेन कंसिडर करोगे तो ये Cl और Cl ऑब्वियसली आपस में मिरर इमेजेस की तरह हैं और ये NH3 और NH3 आपस में मिरर इमेजेस की तरह आ जाएंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेलुलोज जो है, सेलुलोज आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद β14 लिंकेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन एटमॉस्फेयर एट 69 डिग्री सेल्सियस। तो 69 डिग्री सेल्सियस पे सिंपल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया, तो पाई = MRT, पाई = CRT, ये सब कुछ यूज़ कर लो। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, अब कॉन्सेंट्रेशन दिस शुड बी इन मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में चाहिए हमें। तो एक तो है कि 10% हमें गिवन है सोल्यूशन, मतलब 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन,
10 ग्राम सोल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो आप ऐसा मान सकते हो कि 10 ग्राम सोल्यूट को हम मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम सोल्यूशन को 100 ग्राम या 100 ml सोल्यूशन ले सकते हो यहाँ पे। जनरली मतलब सोल्यूशन के टर्म में दिया हुआ रहता है तो फिर बाई मास या बाई वेट कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा अपने कन्वेंशनली लोग यूज़ कर लेते हैं, तो हम 100 ml ट्रीट कर सकते हो इसको। 10 ग्राम सोल्यूट है तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोलारिटी आ जाएगी। तो शुगर सुक्रोज़ लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 342 मोलर मास आ जाएगा उसका, तो 10/342 मोल्स आ जाएंगे और वॉल्यूम लीटर में 0.1 लीटर, तो ये मोलारिटी आ जाएगी। और आर और टी हम यूनिट्स पुट कर देंगे, तो टेम्परेचर अगेन केल्विन में पुट करना होगा हमें, और आर क्योंकि हमें एटीएम में चाहिए तो फिर आप 0.08206 या 1/12 लेके एक बार सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फिर हमें एटीएम में प्रेशर मिल जाएगा। कैलकुलेशन किया हुआ है वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार एरोमेटिक कंपाउंड्स ध्यान रखना है आपको। कोल टार इज अ मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल etc. द फैक्टर्स ऑन विच डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, हमें यहाँ पे ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा। साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिपेंड कर सकता है, देखते हैं आगे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सिंपल सोल्यूबिलिटी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ऑफ वेसल यूज्ड, वेसल पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे HCl है और HF है तो HCl ज़्यादा सोल्यूबल होगा, ज़्यादा आयनाइज होगा, 100% आयनाइज हो जाएगा, और ये बहुत ही कम आयनाइज होगा, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है। साइज़ कुछ किसी न किसी तरह से साइज़ अफेक्ट करता होगा, बट यहाँ पे अगर हम बेटर कैंडिडेट की तरफ जाएंगे तो D विल बी द बेटर कैंडिडेट। ड्रग्स अगेन ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है और इसके लिए डेल्टा H चाहिए, तो डेल्टा H चाहिए तो SO3 का फॉर्मेशन और फॉर्मेशन माइनस O2 का फॉर्मेशन माइनस SO2 का फॉर्मेशन कर दे। अगर फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स, अगर हम समेशन कर दें विथ इट्स कोएफिशिएंट, तो जैसे हम फार्मूला उसको लिख ही लेते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर SO3 गैस। यहाँ पे ऐसे फेज मेंशन नहीं है बट ठीक है, माइनस डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर SO2 एंड प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर O2। लिख तो दिया हमने O2 के लिए, लेकिन डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर O2 इज़ 0। एलिमेंटल स्टेट में O2 और मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो ये 0 हो जाएगा। तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। SO3 की वैल्यू हमें दी हुई है -98 और ये +298 हो जाएगा, तो ये 200 के अराउंड 200 आ जाएगी वैल्यू। Question number 36. A hydrocarbon with formula C8H18 gives 1 monochloro derivative. 1 एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है। अगर हम N ऑक्टेन को देखें तो N ऑक्टेन पे तो बहुत सारे बन जाएंगे। यहाँ पे भी लग सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, तो मोर देन 1 बन रहा है। 2 मिथाइल हेप्टेन में भी एक से ज़्यादा बन जाएंगे। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन है और 2,2,4 है, तो यहाँ पे ये सब डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनमें लगेंगे तो फिर डिफरेंट बनेंगे। 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाया 2,2,3,3, तो ये हाइड्रोजन, इस कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे सिमिलर नेचर के कार्बन होंगे, सिमिलर नेचर के कार्बन होंगे और एक ही तरह का हाइड्रोजन केवल अवेलेबल है। मतलब जितने भी हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 3 3, तो टोटल जो 18 हाइड्रोजन है सब सेम नेचर के हाइड्रोजन।
किसी पे भी लगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 37th क्वेश्चन पे देखते हैं। अ डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो Na2SO4 है, Na2SO4 Na प्लस और SO4 2- आयन से बना हुआ है। Na प्लस रिड्यूस तो नहीं होगा Na में, डिफ़िकल्ट है। SO4 2- जो है वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट है। तो एक ही ऑप्शन है कि O2 और H2 दोनों बन जाए, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही वाटर का हो जाए, तो O2 और H2 दोनों फॉर्म हो जाए। Na तो ऑब्वियसली नहीं फॉर्म होगा, H2 और 2- फॉर्म होना मुश्किल है, तो एक ही ऑप्शन है। विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म जैसे एल्डिहाइड कीटोइनोल टॉटोमर्स देखा आपने, अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे R3NO2 के साथ कार्बन और R3 ग्रुप है, तो इस पे तो नहीं होगा। यहाँ इन्होंने मुझे लगता है ये 3 लिखना चाहते होंगे, बट मिस हो गया होगा। CH3 होल ट्वाइस NH है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इस पे तो सच कोई सेकेंडरी अमाइन है, कोई स्टेबलाइजेशन का कोई फैक्टर नहीं। जैसे RCH2NO2 हो है अगर, तो इसको हम एक बार ऑब्ज़र्व करते हैं। RCH2 है और N डबल बॉन्ड O- है, तो इस हाइड्रोजन को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करें तो स्टेबलाइज हो जाएगा जो अनायन बनेगा। मानो कि OH- है, तो OH- इस हाइड्रोजन को ले जा रहा है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन इधर कर सकता है और ये ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड N O- एंड देन ये नेगेटिव कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले H2O से, तो ये एक RCH डबल बॉन्ड NOH और O-, तो ये एक टॉटोमर उसका बन जाएगा। तो टॉटोमर बनेगा जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तब। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस तभी होगा जब कोई एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो रहता है ये एल्डिहाइड को रिजेंबल कर रहा होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये टोलेंस यहाँ पे मतलब एक CH बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है अभी। द पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन एज। तो फॉर्मेशन तो एडिशन पॉलीमर भी हो जाएगा और कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी हो जाएंगे। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली देखोगे तो समझ में आ जाएगा। When to copper sulfate solution excess of ammonium hydroxide NH3 ही है added, then deep blue solution is obtained। अगर ध्यान है कलर वगैरह तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +R। तो +R सिंपल, आप ऐसे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये सब होता है, तो उनके बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हो। O- है तो O- तो काफ़ी बेटर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी। नाइट्रोजन भी बेटर डोनर होता है, OH से तो ज़्यादा बेटर डोनर होता है। और ये इस ग्रुप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो NC डबल बॉन्ड O है इधर CH3, तो नाइट्रोजन ये इधर लोन पेयर विड्रॉ भी कर रहा है ऑक्सीजन, तो इसके लोन पेयर थोड़े कम अवेलेबल होंगे +R के लिए किसी दूसरे ग्रुप को। तो फोर्थ सबसे कम है और सेकंड सबसे ज़्यादा है, तो इन सबसे ऑर्डरिंग अरेंज हो जाएगी 2 > 1 then 3 then 4। Where P and Q are isomers। 44th क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन रिएक्शन X and Y रेस्पेक्टिवली आर। अब CH3CO एस्टर है और NHC2H5OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आउट ऑफ द सिलेबस रिएक्शन है ये, बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस पर आप। एक प्रोडक्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो, अगर C2H5O- बनाओगे और रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट गेस कर सकते हो। तो मुश्किल है थोड़ा सॉल्व करना, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। याद है तो इसने पढ़ रखा है तो बेटर है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विथ
विच रिएजेंट डज नॉट गिव एसिड क्लोराइड। तो PCl5 PCl3 SOCl2 सबके साथ दे देता है। Cl2 के साथ HVZ रिएक्शंस करा सकते हो, HVZ रिएक्शन के जैसा। तो इनके साथ थोड़ी मुश्किल है, इन्होंने भी ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये एसिड क्लोराइड नहीं देगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो डिस्कस हो गए हैं। ओके, थैंक यू।